हेलो। अभी कोई बोलेगा साथ में मेरे कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने अभी नई आईडी शेयर की है ग्रुप्स में, ज़रा उसको लिंक कर लें। लिंक न्यू आईडी। एडवोकेट एडवोकेट हेलो। एडवोकेट किसी की आवाज़ आ रही है मुझे? हेलो। अच्छा ऐसे कर। हाँ, अभी अभी कौन बोला है? ये एडवोकेट इकबाल बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, अभी पता है क्या, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। मैं सबसे टॉप पे शुरू करता हूँ, जो क्वेश्चन पहले किसी ने पूछा था उसी को सबसे पहले मैं एड्रेस करता हूँ। तो वन बाई वन अगर किसी की फिर एंड पे क्यूरी होगी तो फिर वो उसको भी बात कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसी ने मुझे कहा था कि सजेस्ट करें कोई बुक वगैरह। बुक का मसला वाकई आजकल चल रहा है। कई सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं कि बुक हमें कौन सी कंसल्ट करनी चाहिए। तो बुक मैंने पहले भी सजेस्ट की थी, एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है वे टू सक्सेस पे। वो थी सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो समझते होंगे इस बुक के बारे में। सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की लिखी हुई है, अच्छी बुक है। और इसमें आपका इनकम टैक्स का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, सेल्स टैक्स पूरा हो जाएगा और एक्साइज एक्ट भी कवर हो जाएगा। बाकी एफबीआर के बारे में भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे, एफबीआर के बारे में भी काफ़ी शॉर्टली लिखा है लेकिन ब्रीफ और कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि बुक के बारे में, तो बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जो एफबीआर की बुक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल बुक्स हैं, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की है। और इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका चैप्टर 10 बहुत उसमें 5 सोर्सेज ऑफ इनकम को पूरा कवर वो करेगा। तो जो असल में प्रॉब्लम ये होता है, जो एफबीआर की बुक होती है वो सेम टू सेम जैसा कि ऑर्डिनेंस है या फिर एक्ट है वो उसी शक्ल में मौजूद होता है जिस तरीके से वो लिखी गई थी। और उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, उसमें कई सारे आपको ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो ज़रा एक्ट को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। अगर कोई बीकॉम है और सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो मेरे ख्याल में एक मुग़ल की लिखी हुई बुक है, मुअज़्ज़म मुग़ल है शायद। मुअज़्ज़म मुग़ल की बीकॉम लेवल पे, एमबीए लेवल पे वो पढ़ाते हैं। और जो सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन है ये सीए लेवल पे, आईसीएमए लेवल पे, एसीसीए लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो इसलिए सीमा वाले भी उसी को ही ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। तो हमने वही पढ़ी थी और उसी को ही लेके चल रहे हैं ताकि उसको कम्प्रीहेंसिवली हम अच्छे तरीके से कवर कर सकें। अच्छा, इसके बाद सेकंड है, हाँ ये किसकी तरफ से हॉर्न आ रहे हैं? आई एम अजीज़, और इसने किया हुआ है एमबीए, सॉरी बीबी ऑनर्स किया रिसेंटली। और वो कहता है कि मैं टैक्स कंसल्टेंट कंपनी को अगर ज्वाइन करूं एज ए इंटर्नी तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। शुड वी रीड अप टू डेट ऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड फेडरल एक्साइज टैक्स 2005 एंड विच सेक्शंस आर मैंडेटरी टू रीड इन दी टैक्स लॉ। इसमें देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्लीट आपने नहीं पढ़ना, उसका सेक्शन 10 है, सॉरी चैप्टर 10 है। और चैप्टर 10 काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो ये आपकी वॉइस मुझे कहाँ से आ रही है? अपनी वॉइस एक दफ़ा बंद रखें ज़रा। अगर जब क्वेश्चन करना होगा तो आप अपना माइक ऑन कर दें। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जी सारी चीज़ें ये पढ़नी है, एक्साइज एक्ट हमने टोटल कवर करना है,
शाहिद हुसैन, आप अपनी वॉइस माइक ऑफ करेंगे? शाहिद हुसैन, इन विच इरफान खान अपनी माइक सारे अपने ऑफ कर लें भाई। आपका माइक ऑफ नहीं हो रहा? चलें, ये आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी अगर किसी का माइक सही तरीके से ऑफ नहीं हो रहा या किसी को समझ नहीं आ रही वीडियो में, फिर आपके क्वेश्चन को आंसर मैं कर दूंगा। आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ये कह रहे हैं कि फ्रॉम मोहम्मद एहसन, आवाज़ नहीं आ रही। चलें, मैं आप क्वेश्चन अपने ग्रुप में पुट करते जाए, मैं उसको वीडियो आपकी बन रही है वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। चलें, मैं वन बाय वन क्वेश्चन जो है वो पहले एड्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद आते हैं ज़रा आपकी मीटिंग की तरफ। तो एक्साइज एक्ट कंप्लीट करना है, सेल्स टैक्स एक्ट हमने कंप्लीट करना है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो चैप्टर 10 है और कुछ और एक चैप्टर मेंशन था, मुझे एग्जैक्ट उसका नंबर याद नहीं है, उसका भी एक पार्ट हमने कवर करना है। तो वो अपील्स के मुतालिक है, वो भी हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूछते हैं कि इन विच पोर्शन मोर क्वेश्चन विल कम इन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन से आएंगे। तो आप फोकस में ना रखें कि सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करेंगे या एक्साइज एक्ट करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो आपने मेरिट में आना है तो इसमें पास का कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि आपने 50 मार्क्स ले लिए, 60 मार्क्स ले लिए, आप पास हो गए और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, बल्कि टॉप मेरिट वालों को ही उठाया जाता है। तो आप लोगों ने नंबर पे नहीं जाना बल्कि क्वालिटी ऑफ स्टडी पे जाना है, और कोशिश करें कि 100 में से 95 से प्लस आप मार्क्स लें। तो कम जितने हो जाएंगे वो आपका नुकसान है, और अच्छे जितने हो जाएं वो आपके गेन है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक आ जाता है जी, BCom 2 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं वो अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई आप कर सकते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स BCom किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नेम सईद मैंगल। सर मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में अगर कोई फेल होता है तो बाकी पोर्शन में 70 या 80 मार्क्स लेता है, तो क्या वो क्वालिफाई करता है इंटरव्यू के लिए? तो इंग्लिश के सच एज़ अलग से नंबर काउंट नहीं होते, आपके ओवरऑल नंबर काउंट होते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप नंबर नहीं लेंगे, फेल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप दूसरे में जितने भी नंबर ले जाएंगे इतना मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए मेरिट में आना। तो इंग्लिश को भी इक्वली फोकस में रखें, और इंशाल्लाह हम इंग्लिश के पोर्शन को भी सिलेबस में कवर करेंगे। और इसके बाद आता है जी क्वेश्चन हमारे पास, I have done BS Mathematics, I read Economics and Statistics in semester, so now I am eligible for this job or not? तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है एस्पिरेंट की तरफ से पूछा जा रहा होता है कि हमने 100 नंबर का स्टैट पढ़ लिया, 100 नंबर के इकोनॉमिक्स पढ़ ली। मैं आपको एक ये बात बता दूं, सीनियर ऑडिटर के साथ FPSC ने यही किया था कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स में भी डिग्री की हुई थी, लेट्स सपोज उन्होंने BA किया था विद इकोनॉमिक्स, तो उनको भी उन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में डाला था। लेकिन मेरे ख्याल में वो रिजेक्ट में नहीं जाते, उनको पर्सनल हियरिंग के लिए जाना चाहिए था, और पर्सनल हियरिंग में जाके जब इकोनॉमिक्स उन्होंने मेंशन किया है तो वो एलिजिबल होते हैं। तो जिन्होंने 200 मार्क्स कवर किए हुए हैं तो मेरे ख्याल में वो एलिजिबल होते हैं और उनको अप्लाई करना चाहिए। और जिन्होंने 100 यानी कि ऑप्शनल था, इकोनॉमिक्स था, स्टैटिस्टिक्स था, तो वो मेरे ख्याल में रिस्क में है, क्योंकि हमने FPSC को ईमेल भी की थी कि आप क्लैरिफाई करें, डिग्रीज़ का नाम मेंशन कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी जो रिक्वायर्ड मेंशनड हैं उन्हीं में से आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो उसमें तो यही लिखा है कि बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी FPSC को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस लेवल पे आपको कहूँगा कि जी आप एलिजिबल हैं, तो लेटर ऑन आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर भी कहेंगे कि हमें मिसगाइड किया था। तो चूँकि FPSC उस पर क्लैरिफाई नहीं करता तो मैं भी आपको क्लैरिफाई नहीं करूँगा, लेटर ऑन आप लोगों ने फिर उसी पे ही लेके चलना है। तो ये क्वेश्चन थे वेबिनार के ग्रुप से। दूसरे हमारे जो मेंबर्स हैं हार्वर्ड एकेडमी के, उनके कुछ क्वेश्चन हैं, अगर कोई मुझे नहीं सुन पा रहा तो मैं उनके क्वेश्चन तो ले सकता हूँ। क्वेश्चन आपको जो है ये सारे के सारे चैनल पे उनका आंसर मिल जाएगा।
तो मैं यहाँ पे फिर 1 by 1 क्वेश्चन लेता हूँ आपके। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पैटर्न असल में लास्ट टाइम कोई पेपर आउट हुए थे और दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन ये प्रॉब्लम आया था कि एफपीएससी ने ये पहले मैं आपको बताता हूँ। मामला ये हुआ था कि पहले एफपीएससी में 19 ग्रेड के भी एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रही थी। तो जब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे जॉब के लिए और क्वालिफाई करते थे और जब ऑन जॉब होते थे तो उनकी रिटर्न क्वालिटी कोई नहीं थी। रिटर्न में वो बहुत वीक होते थे। तो रिटर्न में वीक होने की वजह से फिर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो वो पोस्ट जो थोड़ी सी एक ऐसी ऑटोनमस टाइप हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल को पूरे एक यूनिट को लेके चलना है या एक पूरे सेक्शन को लेके चलना पड़ता है और उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ लेके जाते हैं ताकि उनकी रिटर्न क्वालिटी अच्छी हो, तभी उसको वो जो लेके चलते हैं। मतलब ये कि प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखिए, जो क्वेश्चन पूछेगा वही ऑन कर ले अपना माइक। वॉइस आती है तो फिर डिस्टॉर्शन हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो एक सेकंड, मैं अभी आपका क्वेश्चन पहले वाले को ले लूँ। तो आप लोग ये माइंड में रखें कि एमसीक्यू पैटर्न पे स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मुमकिन है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो। रिटर्न टेस्ट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ आपकी राइटिंग क्वालिटी चेक की जाती है, आपके नॉलेज के इतना ज़्यादा मामला नहीं होता। आपकी रिटर्न सलाहियत वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप माइंड में ये रखें कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के चांस होंगे। तो यहाँ पे जी आपसे यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछने लगे था जवेद इकबाल, आप पूछने लगे थे जी, पूछे। वलसाम नहीं, मैं देखिए हमने डेफिनेशन इसलिए कवर की थी कि जिनका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, तो डेफिनेशन हमने इसलिए कवर की ताकि उनकी बेस बन जाए। आगे चल के हम जब रेलिवेंट जो मेंशन है एफपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है वो तो बहुत ज़रूरी है ना, तो उसकी तरफ जाने से पहले आपको डेफिनेशंस का एरिया अगर समझ में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अच्छा समझ सकते हैं। तो हालांकि डेफिनेशन वाला पार्ट सिलेबस में नहीं था लेकिन हमने कवर किया और एग्ज़ाम में समटाइम उसमें से भी क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो वो हमने ऐसे नहीं किया कि मतलब इररेलेवेंट चीज़ थी। रेलिवेंट चीज़ इसलिए बन जाती है कि जब एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं तो क्वेश्चन उसमें से कवर होते हैं आपके। तो बाकी जो है फोकस हमने उसी पे रखना है जो चैप्टर 10 है, और चैप्टर 12 का मेरे ख्याल में थर्ड स्केड्यूल है या थर्ड सेक्शन है कुछ। जी पूछें। हाँ अच्छा, नहीं वो चांस असल में पता क्या, जितनी भी एफआईए की जॉब्स आ रही हैं या फिर इनलैंड रेवेन्यू की है या वैल्यूएशन ऑफिसर की, इस तरह की जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब आ रही है ना, उनमें वो कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम 1-2 दफ़ा ये हुआ था कि पेपर आउट होने की वजह से फिर उन्होंने जो उस लूप में थे तो उनके डिस्क्रिप्टिव की तरफ लेके गए थे। तो मुमकिन है कि अभी देखें ये अभी देखें कस्टम का जो टेस्ट क्लियर हुआ है लोगों का, तो उसको लेके नहीं गए वो टेस्ट की तरफ, डिस्क्रिप्टिव की तरफ। वो सिर्फ उतने ही क्वालिफाई किए हैं मेरे ख्याल में जिनके 285 समथिंग है कुछ, तो जॉब्स हैं कोई 65-70 के करीब हैं, तो उनको सिर्फ मतलब डिस्क्रिप्टिव की तरफ नहीं लेके गया। मुमकिन है कि आप लोगों को भी ना लेके जाएं, लेकिन माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपकी रिटर्न क्वालिटी वो चेक की जाती है। तो कोई नहीं, अगर आप इस टेस्ट देने के बाद दोबारा आपके पास टाइम होता है तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। वो तो देखें, आप जब कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 17 ग्रेड के टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और 17 वाला भी स्क्रीनिंग पे होता है, और ग्रेड 18 में जब जाएंगे, 19 में जाएंगे, तो आपकी जान नहीं छूटेगी डिस्क्रिप्टिव से। तो ये एरिया अनअटेंडेड ना छोड़ें। टेस्ट अभी वो लेते हैं या नहीं लेते हैं।
तो अच्छा, बाकी अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि पास पेपर शेयर करें, तो पास पेपर तो कुछ जो मुझे अवेलेबल थे, जो आप लोगों के पास मौजूद हैं वो आप शेयर करें। मैं आपको कोर्स में ऐड कर दिए हुए हैं। 2014 का मिला मिला था, 2017 के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे, वो मैंने आप लोगों के कोर्स में ऐड कर दिए हैं। वो आप एज आ ओवरव्यू कर लें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी पास पेपर पे अभी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले हम सिलेबस को कवर करते हैं, फिर पास पेपर भी करेंगे, क्विजेज़ भी करेंगे बहुत, और फिर मॉक टेस्ट भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन पे ही आया है कि जी मॉक टेस्ट, सॉरी इसके पास पेपर पे आया। इसके बाद किसी ने कहा है जी, जी मैं अब बिल्कुल बिल्कुल होता है, उसमें ऐसे होता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, इस्लामियात के होते हैं, और आपके होते हैं उसमें से कुछ पोर्शन इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, सी पैक वगैरह जो करंट इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो इस तरीके से एक कम्बिनेशन बनता है। वो एक ही पैटर्न रखा हुआ है एफपीएससी ने, तो उसी पे लेके चल रहा है। अभी उस पर ना कंफ्यूज हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग में जितने टेस्ट में अच्छे नंबर लेंगे, उतने फिर चांस होते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे ले जाएं। डिस्क्रिप्टिव के नंबर काउंट होते हैं या नहीं होते, ये बात की बात है। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ये भी एक अलग मामला है। अभी तक उन्होंने उसके नंबर आपके मेरिट बनाने में काम शामिल नहीं किए हुए, जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात आई थी। तो आपको सिर्फ वो क्वालिफाई करना होता है। तो सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की किसी ने कहा है कि जी स्कैन करके बुक, इंशाल्लाह हम स्कैन करके, अभी तो जो कोर्स में आप लोग शामिल हैं, तो जो लेक्चर हम देते हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल साथ में कर देते हैं ऑनलाइन रीडिंग के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो पूरी बुक जब स्कैन हो जाएगी तो वो शेयर भी कर देंगे सबके साथ। तो जी महमूद, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। हम्म। वो डिस्क्रिप मेरी बात सुने। डिस्क्रिप्टिव डिस, डिस्क्रिप यार ये, अच्छा बात सुने, ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसको अभी इसको ना छेड़ें। हमारा कंप्लीट कोर्स भी इस पे अवेलेबल है, बहुत कम्प्रिहेंसिव है, बहुत सादा करके चीज़ें मैंने उसको कवर की हुई हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे। तो अभी आप लोगों का ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। जितने नंबर अच्छे इसमें लेंगे उसके बाद आप उस पर फोकस करना, वो लेटर ऑन डिस्कशन में लेके जाएं। बाकी जो है, बाकी बाकी अगर मैं शॉर्टली आपको कहूँ कि ऐसे राइटिंग क्या है, तो ऐसे राइटिंग एक आर्टिकुलेशन है, एक अच्छा आर्टिकल लिखने की महारत है, एक स्टोरी कैसे अच्छे तरीके से आप लेके जाते हैं। यार ये यार ये माइक अपना ऑफ कर लो, या बच्चों को कमरे से एक दफ़ा निकाल दो, कोई नहीं, घर में इतनी तो होनी चाहिए हिम्मत बंदे की कि थोड़ी देर वो आपको माहौल दे सकें बात करने के लिए। अच्छा, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव के मैंने जो ऐसे का कहा है कि ऐसे जो है ऐसे ऐसे राइटिंग एक आर्टिकुलेशन है, आर्टिकल राइटिंग की आपकी होनी चाहिए। समटाइम ये भी कोशिश किया करें कि जो आपका एडिटोरियल है डॉन न्यूज़ का, उसको पढ़ के वही कहानी आप उससे भी शॉर्टली कोशिश किया करें लिखने की। तो उससे क्या है कि आपको अल्फाज का चुनाव या कहानी जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं उसको किस तरीके से आप इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। यानी कि आप एक कर्व होता है, जैसे स्टार्ट होना और उसको पीक पे लेके जाना और उसको कंक्लूड करना। यानी कि आपकी कहानी के अंदर एक क्लाइमेक्स भी होना चाहिए, स्टार्ट भी होना चाहिए, और उसके अंदर आप जो सबक सीख के दूसरों को कंक्लूड करते हैं या फिर उसका सोल्यूशन देते हैं, वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। यानी कि चंद एक चीज़ें हैं, यानी कि उसका डेफिनीशंस, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके क्रक्स या उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं सोल्यूशन होता है, या फिर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अल्टीमेटली इफ़ेक्ट कैसे माशरे पे कर रहा होता है। ज़्यादातर सोशल लेवल की अगर बात करें तो फिर आगे चल के आप उसको कंक्लूड कैसे करते हैं, रिकमेंडेशन अपनी क्या देते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार होता है जो ऐसे को आप कंक्लूड करते हैं। लेकिन ऐसे वगैरह या डिस्क्रिप्टिव अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो जी जी।
नहीं अभी देखें 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 अभी अभी सिर्फ और सिर्फ कितने सारे लोग होते हैं, देखें लाखों में होंगे जो इस टेस्ट में अपीयर हो रहे होंगे, लेकिन सारे क्वालिफाई नहीं करेंगे, सही है। तो हम उनसे, मैं उसी पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम ऑफ़र नहीं उनको कर रहे हैं, हम उनसे फ़ीस क्यों चार्ज करें। हम इंटरव्यू के उसको नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू एक अलग से सेशन है, जो लोग क्वालिफाई होंगे वो बाद में इंटरव्यू के सेशन को ज्वाइन करेंगे। अभी इसको हमने उसमें शामिल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सबसे हम क्यों वो मतलब उसको इंक्लूड करें जब हम, जी जी वालेकुम अस्सलाम अज़हर। यारा मैं अभी आपको इस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कोर्स आउटलाइन हमने पहले इस पे वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे मौजूद है। आप किस ग्रुप में हैं? नहीं, वेबिनार वाले हैं, वेबिनार वाला वेबिन ये थोड़ा सा मैनेज करें दूसरों के लिए भी। अच्छा ये यहाँ पे मैं अभी आपको ये सिलेबस के रेलिवेंट जो आपकी वीडियो है मैं अभी शेयर कर दी है मैंने वेबिनार के ग्रुप में। अगर आप दूसरे ग्रुप में हैं तो वो आपको लाजमी पता होगा। इसमें सिलेबस भी है, इसमें आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी की सारी मैंने इस पर डिटेल से सेशन किया हुआ, तो वो आप सेशन वो देख सकते हैं। वालसाम अजीम गिल की आवाज़ आ रही जी। जी जी वो लीगल लीगल मैटर्स जितने होंगे, हाँ नहीं वो ऐसे होगा ना कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक पार्टी है, ये वैसे सवाल आपका एक प्रोफेशनल लेवल का था जिसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें एक एक इंस्पेक्टर है, उसने किसी टैक्स पेयर को पकड़ लिया, उसके ऊपर टैक्स की कोई उसने जुर्माना या फाइन या सरचार्ज लगा दिया है। कुछ मत या एक सेकंड क्वेश्चन पूछने के बाद माइक ऑफ कर दिया करें ताकि आपकी वॉइस जो है वो उधर ना आए। कौन नहीं कर रहा? मैं अगर माइक माइक ऑफ कर दूंगा तो फिर यहाँ पे तो मेरी आवाज़ ही नहीं जाएगी। अच्छा मज़र, अच्छा म्यूट कर लिया करें, क्वेश्चन जो भी पूछना है उसके बाद म्यूट कर लें। अच्छा यहाँ पे जो यहाँ पे मैं पहले वाले पोर्शन सिर्फ मुझे थोड़ा सा आंसर कर लेने दें, उसके बाद दोबारा आप ऐड कर लेना। तो उसमें ये होता है कि इंस्पेक्टर ने किसी टैक्स पेयर को पकड़ा और उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया, उसके ऊपर रिकवरीज डाल दी, वर्स जो भी था वो एग्रीव्ड हो गया। अब उसने जाना है एपलेट ट्राइब्यूनल के पास। एपलेट ट्राइब्यूनल जो डिसाइड करेगी, अगेन फिर वो मामला उससे, अगर टैक्स पेयर ये समझता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट में जाएगा और जो को उसने केस बनाया होगा उस टैक्स पेयर के मुतालिक, वो अब उसको जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा। वकील भी समटाइम इनके अपने होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट होती है उसकी लीगल ब्रांच होती है और उसका जो वकील होता है, और ज़्यादातर जो इंस्पेक्टर लीगल ब्रांच के होंगे वही जाके अपना जो पेश करेंगे अपना मामला जितना भी है जज के सामने। तो उनको ये है कि अपना केस तो लेके जाना पड़ेगा ना। जो इंस्पेक्टर ने टैक्स पेयर के मुतालिक कोई भी डिसीजन लिया था और वो उससे एग्रीव्ड हो गया था, या वो ये समझता है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है, तो मैं जाके कोर्ट से फैसला लेके अपने जो भी है वो राइट लेता हूँ, तो उसको अपना केस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। वकील के सामने लेके जाता है या जहाँ पे भी लेके जाता है, तो स्टेट की तरफ से वकील होते हैं, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं, और इसके अलावा जो FBI है इसकी अपनी लीगल ब्रांच भी होगी। डेफिनेटली हम इसके ऊपर जब फंक्शन पे बात करेंगे तो इसकी अपनी एक लीगल ब्रांच है, जो मेंबर लीगल होता है, जो कानून के माहिर होते हैं और उसकी टीम होती है। तो जितना भी कोर्ट के पास मामला जाएगा तो वो
लीगल ब्रांच के जो इंस्पेक्टर होंगे उनको जाके अगर आर्गू करना पड़ता है, प्लेड करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में वो केस पेश करेंगे। बाकी जो इंडिविजुअल इंस्पेक्टर है उसने केस तो अपना जाके बताना है आपने वकील को या लीगल ब्रांच वाले को कि ये मामला था, मैंने इस वजह से डिसीजन लिया था, और कोर्ट में जब जाएगा तो उसको बताएगा कि जी ये मामला था। अब जो हमारा क्लाइंट है या जो टैक्स पेयर है फलां फलां जो फैक्ट्स है उनको हाइड करने की कोशिश कर रहा है, ज़री बात है डिफेंड करने के लिए जिस तरीके से कोर्ट में मामला होता है फिर जाना तो पड़ेगा। जी जी हाँ, बात बात सुने यहाँ पे, ये देखें ना कोर्ट में डेफिनेटली देखिए मुश्किल इस लिहाज से हो जाती है कि जब आप एक टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती करेंगे और उसके ऊपर कोई ऐसी शेक लगा देते हैं या फिर आप किसी के कहने की वजह से उसको वैसे ही रगड़ देते हैं, तो फिर जाके कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला है ना। जब आप ज़्यादती करेंगे, आपके पास ठोस दलाइल सबूत नहीं होंगे, तो आपको नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी एक हद होती है, मतलब ड्यूटीज़ हैं, तो ड्यूटीज़ से जब वो तजावुज़ करेगा या अथॉरिटी को मिसयूज़ करेगा तो कोर्ट तो फिर पूछेगी ना। अगर उसका केस मजबूत है और वो ऐसी रिकवरीज कर लेता है तो उसको बेनिफिट भी तो मिलता है ना, जैसे विसल ब्लोअर या फिर जो परफॉर्मेंस होती है, आप लोगों को जितनी रिकवरीज होती हैं उसका कुछ ना कुछ पोर्शन एज ए रिवार्ड मिलता है, तो फ़ायदा भी होता है। साथ फ़ायदे के जब आप रिस्क लोगे या फिर गलत करोगे तो डेफिनेटली फिर आपको कोर्ट तो पूछ सकती है किसी को भी। मैं कर देता हूँ, उसमें भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। जी भाई, अब्बास अब्बास बात, जी पूछें। हाँ हाँ यार देखें, मैं नहीं, एफपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये कंफर्म कर लें। ये एक पेपर नहीं है, कोई भी पेपर एफपीएससी होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि 2014 में या 15 में हमने अप्लाई किया था, तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ थारोली, खैर उस वक्त मैंने आईसीएमए में टैक्सेशन की पढ़ी हुई थी, चीज़ें तो मुझे याद थी, लेकिन जो प्रोफेशनल डिग्री होती है उसमें चीज़ों को थारोली हम जब करते हैं तो हमें सारी चीज़ों का पता होता है। तो मैंने जो देखा था उस वक्त लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि सिलेबस भी होता है, और फिर जनरल नॉलेज के वो तैयारियां करके और किताबें उन्होंने जनरल नॉलेज की पकड़ी थी और पेपर में वो अपीयर हो रहे थे। तो उस वक्त मैंने इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं की थी, लेकिन ओपन मेरिट में मैं क्वालिफाई किया था। लेकिन मेरी उस वक्त साथ में पैरेलल कहीं और जॉब हुई थी तो मैंने उधर ज्वाइन ही नहीं किया था। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब लोगों के पास अवेयरनेस है। यूट्यूब चैनल पे आप देखें कि कितनी सारी एकेडमीज़ कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रही हैं, सिलेबस के बारे में हर एक को पता है। और अब हमारे कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और 3-3 4-4 चैप्टर 20-20 चैप्टर लेक्चर जो हैं वो उनके कवर कर चुके हैं 2-3 टॉपिक्स के मुतालिक। तो डेफिनेटली कंपटीशन होगा। कंपटीशन जब होता है, एस्पिरेंट को अवेयरनेस होती है, सिलेबस को वो ग्रिप करते हैं, तो मेरिट ऊपर जाता है। तो ये बिफोर टाइम है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक रफ अंदाज़ा दूं तो 70 to 80 तक मेरिट बनेगा। कंपटीशन उनका इस लिहाज से होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर ओपन मेरिट पे अभी कितनी है इसकी पोस्ट हैं, 20-25 होंगे, 37 है, 40 कर लेते हैं, 40 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 200। तो 200 लोग जो है टॉप वाले उनको वो कॉल कर लेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें ओपन मेरिट के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, इंटरव्यू एक ही दफ़ा होगा लेकिन नंबर उनके लिखे जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया कोई पंजाब का बंदा था, ओपन मेरिट पे क्वालिफाई किया उसने, उसमें कोई भी किसी सूबे का हिस्सा नहीं होता। ओपन मेरिट मीन कि ओपनली कोई किसी जगह का भी है तो जो टॉप पे हैं उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं। तो 200 में से 40 तो सेलेक्ट हो गए, वो माइनस हो गए। बाकी जो 160 हैं डेफिनेटली उनके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे होंगे। तो अच्छा, जो उनके इंटरव्यू में जब मार्क्स अच्छे होंगे
तो जब प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट बनेगी वो ओपन मेरिट पे उनको कॉल नहीं किया गया, क्योंकि जो उससे ऊपर थे वो चले गए, फाइनल सेलेक्ट होकर चले गए। अब जो प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट लगेगी उनके ऊपर वो बैठे होंगे, यानी कि जो उसमें से जो सूबे के अगेंस्ट जो उसकी प्रोविंशियल सीटें होंगी उसके अगेंस्ट उसको देखा जाएगा कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। वो अगर टॉप पे है तो वो सूबे के जितना कोटा होता है उसके पहली पोस्ट उसको मिल जाएगी जो ओपन मेरिट के अगेंस्ट पहले ही इंटरव्यू दे के बैठा हुआ है। रिकॉर्ड तो उसका पड़ा है ना, अब दोबारा उसको नाम नहीं शामिल होगा। पंजाब का अगर इंडिविजुअल है तो उसका ओपन मेरिट पे इंटरव्यू देने के बाद पंजाब के अगेंस्ट दोबारा इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, बल्कि नंबर उसके कंसीडर कर लिए जाएंगे। पंजाब का मेरिट लिस्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो टॉप पे पहले ही बैठा होगा। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ओ हाँ, उसका जो मैं आपको बताता हूँ, जो माइनॉरिटी वाला होगा उसको माइनॉरिटी के अगेंस्ट तो राइट है ही है, लेकिन ओपन मेरिट के अगेंस्ट भी वो compete करता है। अगर वो टॉप में चला जाता है और ओपन मेरिट पे वो जगह बना लेता है तो डेफिनेटली फिर वो नीचे वाली जो पोस्ट उसकी माइनॉरिटी वाली होगी, किसी और को मिल जाएगी जो उसके अगेंस्ट है। हाँ, अगर माइनॉरिटी वाला टॉप वाले में नहीं आता तो माइनॉरिटी की बेसिस पे कोई दूसरा और नहीं compete कर सकेगा। सिर्फ मिनॉरिटी के लोग 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है उस सीट पे। जी हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना, आप वीकली बेसिस पे देखें टेस्ट आपका 1 कौन सा है। वो चैप्टर नंबर 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुतालिक है, चैप्टर 1 के। तो आपने ये देखें कि एक वीक के अंदर वो 29 लेक्चर छोटे छोटे मैंने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपकी फोकस और कंसंट्रेशन रहे, 10-15 मिनट से ऊपर ना जाए। तो उसमें इतने कंटेंट्स नहीं होते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट से ऊपर ना जाएं हम। तो आपने वो एक वीक में 29 लेक्चर लेके टेस्ट को अटैम्प्ट करना होगा। साथ ही फिर अगला जो आपका टेस्ट होगा तो डेफिनेटली जितना भी वो सिलेबस उसमें कवर है टेस्ट के साथ मैंने ऐड किया हुआ है कि ये फ़लाँ एरिया से क्वेश्चन इसमें ऐड हैं, तो आपने वो एरिया तैयार करना है और उसके बाद टेस्ट 2 के ऊपर चले जाना है। यानी कि आप टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 वो देखेंगे, वो आपका स्केड्यूल है, टाइम टेबल है कि आपको क्या चीज़ कब पढ़नी चाहिए। मैंने लिखा हुआ है, टेस्ट 3 आप देखें अगर आप, तो उसके ऊपर मेंशन है कि हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एक्ट दोनों को मिला के साथ में एक चैप्टर मेरे ख्याल में सेल्स टैक्स की अथॉरिटीज़ को ऐड किया, उसमें मैंने लिखा हुआ है, आप ज़रा उस पर ध्यान दिया करें। डेफिनेटली हमने सारे, मैं जिस तरीके से हमने तो प्रोफेशनल जो हम ICM में कर रहे थे तो उस वक्त भी टैक्स को इतना बारीकी से नहीं पढ़ा था, या इतना बारीकी से, खैर मैंने तो रेगुलर क्लासेस उस वक्त ली नहीं थी, खुद बैठ के पढ़ते थे। तो जितनी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इतना तो प्रोफेशनल लेवल पे भी कोई नहीं पढ़ाता। जी जी, बात करें, आपका पहला दिन था। जी हाँ 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 जी नहीं, मैं नहीं, देखें देखें यहाँ पे वो एक मेरे लिए भी उलझन शुरू हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी उलझन शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप, मैं सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक पढ़ा रहा हूँ, आप बुक ले लें अगर हार्ड कॉपी में आपको चाहिए। अगर आपको लेक्चर टू लेक्चर पढ़ना है तो वो मैं साथ लेक्चर वाइज अपलोड कर देता हूँ, तो वो बाकी लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है जब वो लेक्चर नहीं ले रहा है, उनको क्या पता ये पोर्शन कहाँ पे। तो सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन अगर कोई वैसे खुद से भी पढ़ना चाहता है तो मेरे ख्याल में एक कम्प्रीहेंसिव बुक भी है, सारी चीज़ें कवर भी करती है, और एक प्रोफेशनल बेस्ड बुक है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, आपकी बुक आपका एक एसेट होता है, आप सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं मार्कर के साथ आप जब चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो बाकी लेक्चर वाइज जो होंगे मैं वो अवेलेबल आपके कोर्स में कर दूंगा, सिर्फ रीडिंग के लिए आपने अगर करना होगा तो रीडिंग कर लेना।
प्रिंट के चक्कर में ना पड़े, कितने प्रिंट लेंगे, वो आप लोगों को इतना नुकसान। हाँ ठीक है, नोट्स नहीं, नोट्स बनाने पे देखें दे, शायद उस वक्त मैंने खाना ना खाया हो, तो कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, वॉइस ना जाए। वो हाँ, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रही हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि माइक थोड़ा सा कोई अच्छा ले लूँ कि ये वॉइस वाला मसला हल हो जाए। देखें, मैं आप लोग जब लेक्चर वाइज चीज़ों को समझेंगे पढ़ेंगे ना, तो मैं सिर्फ जब फोकस हो गया ना इम्पॉर्टेंट पे, तो आपने फिर सेलेक्टिव स्टडी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेनी है। तो आपने दूसरी चीज़ को लिंक नहीं करना, पहले हमें एज अ होल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो सेकंड फेज़ में हमारे पास टाइम होगा इंपॉर्टेंट के लिए। और दूसरे नंबर पे आप लोगों के तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने देखें, पहले जो सीनियर ऑडिटर का हमने 2019 में स्टार्ट किया था, उस वक्त चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इस्टेब्लिश भी हैं, और हम वीकली टेस्ट जो कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को थारोली रीडिंग का मौका मिल जाता है, और एक जो सिक्स्थ सेंस है वो बंदे की बताती है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है या नहीं है। तो एज अ होल मैं पहले चीज़ों को कवर करूँगा, और उसके बाद जब हम टेस्ट प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह जो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी एक हो जाएगी कि आपको हर चीज़ पे ग्रिप हो जाएगी। बाकी जो आप लोग परेशान होते हैं वो सेक्शन से परेशान होते हैं। सेक्शन जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको सिर्फ ध्यान से देख लें, रट्टा लगाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। मैं एंड पे आपको लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, या जो आपको रट्टा भी लगाना चाहिए, वो एट द एंड होगा। अब रट्टा लगाओगे तो अल्टीमेटली आप लोगों को भूल जाना है, उसका फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ध्यान से देख लें कि ये कौन सा सेक्शन चल रहा है, किस चीज़ के साथ डील कर रहा है। हाँ। मैं मैंने इसका आंसर पहले किया हुआ है, और मैंने इसलिए किया था कि कुछ स्टैट के, कुछ इकोनॉमिक्स के लोग हैं जिनको अगर हम फ़ौरन सैलरीज़ पे लेके चले जाएं, इनकम फ्रॉम बिज़नेस पे लेके चले जाएं, तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगे। और फिर जब आप पेपर में जाएंगे तो ये डेफिनेशन वाला चैप्टर जो है, ये एक पूरी टैक्सेशन का एक समरी टाइप है। तो अगर कोई पूरी टैक्सेशन की बुक को ना भी पढ़े तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये टैक्स में ये एरियाज़ आते हैं। तो पेपर में आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि डेफिनेशन के एरिया को भी देख लेने से कोई 5, 7 या 10 एक क्वेश्चन आपके कवर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो डेफिनेशन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वहीं से जब कोई चीज़ उठा के वो डालेगा तो आप उसका अच्छा आंसर कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि उसको होना चाहिए, ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। तभी जब आप आगे चल के बात करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी उसमें। नहीं, उसमें सिनॉप्सिस ऑफ, मैं ओके 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 समझ गया। हम 280 प्लस पेज की है वो मेरे ख्याल में, लेकिन हम सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक को